दुनिया खत्म होने से ठीक पहले जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो जानते हो मैंने सबसे पहला काम क्या किया? मैंने अपने पूरे 10 लाख रुपए उड़ाकर एक 880 टन का माइनिंग ट्रक खरीद लिया। तुम सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैकेनिकल यूनिवर्स का रेडिएशन पूरी धरती पर फैलेगा, हर इंसान के नाम पर जो भी गाड़ी रजिस्टर होगी वो उसका एक खतरनाक रोबोटिक आर्मर यानी मेक बन जाएगी। पिछली जिंदगी में मेरी किस्मत इतनी झंड थी कि मेरे नाम पर सिर्फ एक शेयरिंग वाली साइकिल थी जिसे मैंने स्कैन करके लौटाया तक नहीं था। और तबाही वाले दिन क्या हुआ? रास्ते से गुजरते एक मैकेनिकल बीस ने मुझे किसी चींटी की तरह कुचल कर रख दिया, पर इस बार नहीं। अब कयामत आने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। मुझे इन 7 दिनों के अंदर एक ऐसा लोहे का दैत्य खड़ा करना था जिसे कोई हरा ना सके। मेरे तुरंत अपना फोन निकाला और जो कुछ भी मेरे पास था, एफडी, शेयर्स, सब कैश में बदल लिया। पूरी रात खटखटाने के बाद सुबह मेरे अकाउंट में कड़क 50 लाख रुपए पड़े थे। अगले दिन मैं सीधा भारी मशीनों वाली मार्केट पहुंचा और 40 लाख रुपए फेंक कर ये 880 टन का माइनिंग ट्रक उठा लिया। तुम्हें पता है, पिछली जिंदगी में जिस मैकेनिकल बीस्ट ने मुझे मारा था उसका वजन भी बमुश्किल 500 टन था, लेकिन मुझे पढ़ा था सिर्फ इस भारी ढांचे से काम नहीं चलेगा। मैं इस लोहे के पहाड़ को लेकर एक ब्लैक मार्केट मॉडिफिकेशन शॉप पर गया। मेरा प्लान क्लियर था, इसके आगे एक तिकोना टक्कर मारने वाला रैम लगाना था, शीशों पर मोटी लोहे की जाली वेल्ड करनी थी और ट्रक के पीछे वाले हिस्से को एक चलते फिरते हथियारों के गोदाम में बदलना था। मैं चाहता था कि मेरा मेक देखकर ही लोगों की पैंट गीली हो जाए। जैसे ही मैंने अपना ट्रक दुकान के दरवाजे पर रोका, वहां खड़े हर इंसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैकेनिक लियू जापाओ ने इस लोहे के दानव को घूरा और पसीना पोंछते हुए बोला, भाई रास्ता भटक गया, ये रिपेयर शॉप है, कोई खदान नहीं। तुम्हारी इस चीज ने मेरी दुकान की नींव हिला दी है, धरारे आ गई है दीवार में। मैंने अपनी जेब से एक ब्लूप्रिंट निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, मैं सर्विस कराने नहीं, मॉडिफाई कराने आया हूं। ये रहे 5 लाख रुपए मजदूरी के सामान का। पैसा अलग से दूंगा। 5 लाख का नाम सुनते ही लीव डापाओं की सांसें तेज हो गई। लेकिन तभी एक लाल रंग की पोर्शे वहां आकर रुकी। अंदर से उतरा अमीर बाप का बिग डेल। बेटा झांग, जियो तुम्हें बता दूं, पिछली जिंदगी में इसी की स्पोर्टस कार म्यूटेट होकर एक फुर्तीले एजिलिटी मेक में बदल गई थी। इसने मेरा इकलौता खाना चुराया था, मुझे लात मारकर मशीनों के ढेर में फेंक दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। जब भी वो फ्री होता था मुझे साइकिल वाला लूजर बोलकर चिढ़ाता था। कार से उतरते ही झांग जियो की नजर मुझ पर पड़ी। अरे लिन फैन कहीं दरवाजे पर खड़ा, ये कबाड़ तेरा तो नहीं है? अगर तेरा है तो इसे साइड हटा, मेरी कार का रास्ता रुक रहा है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जो इंसान कुछ दिन में मरने वाला हो उससे क्या ही मुझ लगना। मैंने काम जल्दी निपटाने के लिए मैकेनिक को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। देखते ही देखते मेरे ट्रक के आगे एक तिकोना लोहे का रैम लग गया। शीशे स्टील की जाली से सील कर दिए गए, बस देखने के लिए पतली सी जग छोड़ी गई। टायरों पर मोटे स्टील की चेन वाली जाली चढ़ा दी गई ताकि वो कभी न फटे। ट्रक के अंदर एक सेफ रूम बन गया था जिसमें एक तरफ स्टोरेज और दूसरी तरफ सोने की जगह थी। तीसरे दिन की सुबह सुबह मेरा फोर्ट्रेस टायरेंट आखिरकार तैयार था, लेकिन मुझे पता था इसमें अभी एक आखिरी चीज की कमी है। मैं अपने फोर्ट्रेस टायरेंट को सीधा शहर के सबसे बड़े लॉजिस्टिक गोदाम में ले गया और उसके अंदर पूरे 300 टन डीजल भरवा लिया। फिर मैंने अनगिनत राशन और सप्लाई खरीदी और लिविंग एरिया में ठूस दी। ये सब करने के बाद मैं चैन की नींद सो गया। तबाही से ठीक 24 घंटे पहले आखिरकार तो लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आसमान का रंग एक अजीब सा डरावना पीला भूरा हो गया था। हायर डायमेंशनल एनर्जी की वेव और मैकेनिकल स्पार्क धरती के करीब आ चुके थे। मैंने अपने फोर्ट्रेस टायरेंट को धीरे धीरे एक डेड एंड वाली ऊंचाई वाली सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां से पूरा शहर साफ दिख रहा था और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान ना के बराबर थे। तबाही का पहला फेज मैकेनिकल बी से नहीं आया, बल्कि सड़कों पर चल रही आम गाड़ियों के म्यूटेशन से शुरू हुआ। रश ओवर का ट्रैफिक था
और हजारों गाड़ियां एक साथ म्यूटेट होने लगी। जो खौफनाक नजारा उसके बाद दिखा वो असली नर्क था। आसमान से एक पर्पल कलर की शॉक वेव गुजरी और पूरी दुनिया से एक भयानक मेटलिक दहाड़ गूंज उठी। टूटे हुए पुल पर खड़े मेरे इस काले दानव ने भी अपना म्यूटेशन पूरा कर लिया था। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट, क्लास में एक व्हीकल फोर्ट्रेस टायरेंट कमान के लिए तैयार। मेरे होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। मैंने गियर खींचा और वरूम ये 880 टन का काला दानव दहाड़ मारता हुआ उस चौराहे की तरफ दौड़। एक लाल डॉट ब्लिंक हुआ। एक म्यूटेटेड बस, वो डबल डेकर बस म्यूटेट होकर स्टील के एक विशाल कन खजूरे में बदल चुकी थी और ढलान से सीधा मेरी तरफ आ रही थी। तबाही के शुरुआती दिनों में बड़े मेक दूसरे मेकर्स को अपना शिकार बनाते हैं। वो उनका मेटलिक कोर खाकर इवॉल्व होते हैं। मैंने ब्रेक लगाने की जगह एक्सेलेटर पूरा जमीन में धंसा दिया। जैसे ही उस बस कन खजूरे की टक्कर मेरे फ्रंट बम्पर से हुई, टक्कर इतनी भयानक थी कि वो बस हवा में पीछे की तरफ उड़ते। मैंने बिना रहम खाए अपना फोर्ट्रेस टायरेंट आगे बढ़ाया और उस बस को अपने टायरों तले बुरी तरह कुचल डाला। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर लिखा आया लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड बस टाइप 50 मेटल ओरिजिन पॉइंट्स मिले। मैंने बुदबुदाया, बहुत कमजोर था। चलो अपने पुराने दोस्त की खबर ली जाए। मैंने अपने ट्रक को शहर के बीच मोड़ दिया। वहां एक पुराना दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। चौराहे पर एक 4 मीटर। मैंने पुराने दोस्त की खबर ली जाए। मैंने पुराने दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। वो उस 880 टन के दैत्य को देखकर सुन पड़ दिया। ये तो उस भिखारी लिन फैन की गाड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोहे का इतना बड़ा पहाड़ चल कैसे सकता है? जलन और डर ने उसके दिमाग को सुन कर दिया। उसने अपनी स्कारलेट लाइटनिंग को कंट्रोल किया और सीधा मुझ पर हमला कर दिया। 2 सेकेंड में उसने 100 मीटर का फासला तय किया और अपनी कार्बन फाइबर की हाई फ्रिक्वेंसी तलवार सीधा मेरे टायर पर्दे मारी पर हुआ क्या। जैसे ही तलवार टायर पर परी, खटाक जहांग जियो की तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई और उस भयानक झटके से उसके मेक का पूरा हाथ उड़ दिया। ये देखकर मैंने अपना फोर्ट्रेस टायरेंट सीधा उसकी स्कारलेट लाइटनिंग के ऊपर चढ़ा दिया। अगले ही सेकंड वो लाल रंग का सुपर कार मेक जमीन में धंसकर लोहे के एक पतले से पापर में बदल गया। लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड सुपर कार टाइप एक रेयर स्पीड मॉड्यूल फ्रैगमेंट मिला। मैं अभी उसे कुचल ही रहा था कि आसमान से बादलों को चीरते हुए 3 उड़ने वाले मैकेनिकल बीस्ट नीचे जफटे और उसी वक्त जमीन का कंक्रीट फटा और नीचे से भी एक बीस्ट बाहर आ गया। मैंने होठों पर जीफ मेरी आंखों में लड़ाई का एक पागलपन था। आ जाओ, सबके सब एक साथ आ जाओ। आज तुम्हें बताता हूं कि असली पावर क्या होती है। जैसे ही तोप की मोटरें घूमना शुरू हुई, हवा में बारूद और आयनाइजेशन की बदबू फैल गई। आसमान में उड़ने वाले उन तीनों बीस्टस ने मेरे इस काले दानों की एंटी एयर पावर को हल्के में ले लिया था। उन्होंने अपने बलेट जैसे पंख मोड़े और एक साथ नीचे गोता लगाया। उनके पेट से एसिड की थैलियां खुल गई। वो हरा एसिड मुझ पर फेंकने ही वाले थे कि मेरे कॉकपिट में 3 लाल क्रॉस हेयर उन पर लॉक हो गए। मैंने हल्के से लाल ट्रिगर दबाया। ट्रक के पीछे से 200 मीटर लंबी आग की लपटें आसमान में छूट पड़ी। पहला बीस तो हिल भी नहीं पाया और हवा में ही फटकर चीथड़े हो गया। उसके जलते हुए टुकड़े बारिश की तरह नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरे। मैंने कंट्रोल लीवर को घुमाया और फायर चालू रखा। बाकी दोनों बीस को मौत का एहसास हो गया था। वो चीखते हुए वापस आसमान में भागने लगे, पर मेरी तोप उनके उड़ने से कई गुना तेज घूम रही थी। गोलियां दूसरे बीस्ट की पूंछ पर लगी और उसका आधा शरीर हवा में ही उड़ गया। वो कटी हुए पतंग की तरह घूमता हुआ सीधा एक बिल्डिंग के शीशे फाड़ता हुआ अंदर जा घुसा। तीसरे ने अभी एसिड फेंकने के लिए अपना पेट खोला ही था कि मेरी गोलियों ने उस एसिड के साथ ही उसे हवा में ब्लास्ट कर दिया। मैंने बारूद के उस धुएं को गहरी सांस लेकर अंदर खींचा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो मुझे हार का एक छोटा सा भी स्वाद चका सके? मेरी बात खत्म ही हुई थी कि मेरे ट्रक के ठीक नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। 880 टन का मेरा ट्रक हल्का सा हिला। सड़क का डामर लहरों की तरह उठा और जमीन भाड़ कर
एक म्यूटेटेड हैवी एक्सक्वेटर बाहर निकला। उसके विशाल लोहे के जबड़ों ने मेरे फोर्ट्रेस टायरेंट के लेफ्ट वाले पिछले टायर को जकड़ लिया। उसके दांत मेरे आर्मर में फंस गए। वो मुझे 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, लेकिन वो एक्सक्वेटर शायद वजन का फर्क भूल गया था। वो पागलों की तरह अपना हाइड्रोलिक आर्म खींचकर मेरे ट्रक को घिराने की कोशिश कर रहा था, पर फोर्ट्रेस टायरेंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैं अंदर बैठा मुस्कुरा रहा था। रुक बेटे, तुझे दिखाता हूं असली इंडस्ट्रियल ग्रेट क्रशिंग किसे कहते हैं। मैंने रिवर्स गियर डाला और इंजन फुल पावर पर दहाड़ उठा। फोर्ट्रेस टायरेंट के विशाल का एक टायर पीछे की तरफ घूमने लगे, जो एक स्क्वीटर मुझे जकड़े हुए था। वो मेरे टायरों के दबाव से वापस जमीन के अंदर धंसने लगा। सिर्फ 5 सेकंड में वो कंक्रीट और मिट्टी के बीच कुचल कर चटनी बन गया। सिस्टम बोला किल्ड। लेवल एक म्यूटेंट 50 पॉइंट्स मिले। मैंने सिर हिलाया। अभी भी बहुत बोरिंग है। मुझे इस दुनिया में सिर्फ कोई मुझसे भारी चीज ही हिला सकती है, और वैसी कोई चीज अभी बनी नहीं है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। चौराहे पर मौत का सन्नाटा था। जो छोटे मोटे म्यूटेंट गाड़ियां अभी सड़कों पर उछल नहीं थी, वो अब दुबक कर जमीन पर कांप रही थी। मैंने उन छोटे मोटे कीड़ों पर टाइम वेस्ट नहीं किया। अपोक्लिप्स में सिर्फ मारना ही सब कुछ नहीं होता, असली खजाना होती है लूट। मैंने एक बटन दबाया। फोर्ट्रेस टायरेंट के दोनों तरफ से फ्लेक्सिबल मैकेनिकल टेंटिकल्स बाहर निकली। ये मैंने मॉडिफिकेशन शॉप पर ऐसे ही टाइम पास में लगवाई थी, लेकिन अब ये सबसे बेहतरीन स्कैवेंजिंग टूल बन चुकी थी। एक रोबोटिक आर्म ने सीधा उस कुचले हुए एक स्क्वीटर के कबाड़ में छेद किया और अंदर से एक चमकता हुआ ब्लू कोर क्रिस्टल निकाल लिया। दूसरा कोर मुझे उस चपटी हो चुकी फराडी से मिला। मैंने फोर्ट्रेस टायरेंट को वो दोनों कोर खिला दिए। ट्रक के अंदर एक गरम ऊर्जा फैल गई। एब्जॉर्प्शन सक्सेसफुल। आर्मर स्ट्रेंथ 0.5% बढ़ गई। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का स्किल फ्रैगमेंट मिला। इंजन फिर से दहाड़ा। मेरा ये काला दैत्य सड़कों के कबाड़ को कुचलता हुआ शहर के बाहरी लॉजिस्टिक पार्क की तरफ बढ़ चला। हाईवे पर एक अजीबी नजारा था। सबसे आगे 880 टन का एक पहाड़ जैसी मशीन चल रही थी, जो रास्ता रोके खड़ी गाड़ियों को मक्खी की तरह उड़ा रही थी। मैंने पूरे मलबे के बीच एक चौड़ा रास्ता बना दिया था, और मेरे पीछे करीब 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा गाड़ियों का काफिला डरते डरते मेरे पीछे आ रहा था। 3 प्राइवेट कारें और एक छोटी वैन। मेरे रडार ने उन्हें बहुत पहले पकड़ लिया था, लेकिन मैंने उन्हें भगाया नहीं। तबाही के शुरुआती दिनों में जो लोग सिचुएशन को समझकर किसी ताकतवर के पीछे लग जाते हैं, वो थोड़ा लंबा जी लेते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरे पीछे कुछ लोग होंगे तो वो मेरे लिए फ्री के अलार्म का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो काफिला पुल के पास पहुंचा, वहां का रास्ता बंद था। करीब 1 दर्जन मॉडिफाइड पिकअप ट्रक्स और SUVs ने सड़क पर बैरिकेड बना रखा था। गाड़ियों की छतों पर कुछ गुंडे शॉटगन और कुलाड़ियां लेकर खड़े थे। तबाही को शुरू हुए चंद घंटे ही बीते थे, और इंसानों के अंदर का असली जानवर बाहर आ गया था। वो भागते हुए लोगों को लूटने के लिए वहां खड़े थे। रोको रोको, अपनी गाड़ियां वहीं पर। एक टकला लीडर रेंज रोवर की छत पे खड़ा लाल झंडी हिला रहा था। उन्हें लग रहा था कि जो भी शहर से बाहर जाएगा उसे उन्हें टैक्स देना होगा। मेरे पीछे वाली गाड़ियां डर के मारे कांपने लगी। कुछ तो गाड़ी घुमाने लगे। ये देखकर मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैंने गियर बढ़ाया और सीधा उनके बैरिकेड में घुस गया। सूरज की रोशनी में उस काले ट्रक की परछाई पूरे बैरिकेड पर पड़ने लगी। टकले की हवायां उड़ दें। जब गाड़ी पास आई तो उसे समझ आया कि वो किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो औरतों की तरह चीखा और भागकर रेंज रोवर में घुसने की कोशिश की। एक गुंडे ने डर के मारे मेरे टायरों पर शॉटगन चला दी, जिसका कोई फायदा नहीं था। मैंने फोर्ट्रेस टायरेंट का विशाल रैम सीधा उनकी SUVs और पिकअप ट्रक्स के बैरिकेड में दे मारा। इससे पहले कि वो टकला कार में घुस पाता, भयानक टक्कर से वो हवा में किसी फुटबॉल की तरह उड़ा और रेलिंग से टकरा कर बेहोश हो गया। सिर्फ 3 सेकंड में उनका पूरा बैरिकेड तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ उनके कुचले हुए ट्रक्स का कबाड़ था। मैंने उन्हें मुड़कर देखा भी नहीं और सीधा पुल पार कर गया। जाते जाते उनकी गाड़ियों की कोर भी मैं उठा ले गया।
कुछ दूर जाकर एक सर्विस एरिया में मैंने अपना ट्रक रोका। मुझे वो लूटे हुए कोर्स सेट करने थे और अपने पीछे आ रहे लोगों से भी निपटना था। जैसे ही मैं रुका, वो गाड़ियां भी 30 मीटर दूर झटके से रुक गई। दरवाजे खुले और कुछ लोग कांपते हुए बाहर निकले। एक सूट बूट वाला अधेड़ आदमी, एक यंग कपल और हाथों में पाना पकड़े वर्क लोथ्स में एक लड़की। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हिम्मत करके मेरे उस मंदिर जैसे ट्रक के पास आए। मैंने कॉकपिट का दरवाजा खोला और ऊपर से उन्हें नीचे देखा। मैंने मजे लेने के लिए अपने हाथ में एक मॉडिफाइड निलगन घुमाई और ठंडी आवाज में बोला, बड़ी दूर से मेरा पीछा कर रहे हो, तेल का पैसा कौन देगा। ये बस एक जोक था, लेकिन उस खौफनाक माहौल में उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी मौत का फरमान सुना दिया हो। सूट वाला आदमी हड़बड़ाकर आगे आया और कांपते हुए बोला, सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो रास्ता साफ किया उसके लिए हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हमारी गाड़ियों में जितना भी पानी और खाना है आप सब ले लो, बस हमें अपने पीछे आने दो। मैंने ताना मारते हुए स्माइल की, मेरा पीछा करोगे, मेरी स्पीड जहल भी पाओगे तभी। वो यंग लड़की अचानक चिल्लाई, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो। आप एक कैंप बनाने जा रहे हो ना। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूं। मैं गाड़ियां ठीक कर सकती हूं। मैं आपके काम आऊंगी। कपल वाली लड़की ने भी तुरंत हाथ उठाया। मैं खाना बना सकती हूं। वो सूट वाला आदमी भी अपना आईडी कार्ड निकालते हुए बोला, मैं एक सर्जन हूं। अभी भले ही दवाया ना हो, पर मैं चोट का इलाज कर सकता हूं। एक मैकेनिक, एक डॉक्टर और एक कुक लॉजिस्टिक्स। मैंने अपनी एक भाव उठाई कयामत के इन शुरुआती दिनों के लिए। ये टीम सच में एकदम परफेक्ट थी। भले ही मेरे पास ये अभेद्य किला है, पर मुझे भी आराम की जरूरत पड़ेगी और छोटे मोटे कामों के लिए एक्स्ट्रा हाथ चाहिए होंगे। मैं कुछ सेकंड शांत रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, मैं मुफ्त खोरों को नहीं पालता। अगर मेरे पीछे आना है तो पीछे छूटना मत। उन लोगों के लिए मेरी ये लाइन किसी भगवान के आशीर्वाद जैसी थी। वो इतने खुश थे कि लगभग रोने लगे। बाहर सड़कों पर राक्षस घूम रहे थे और ऐसे वक्त में मेरे जैसे ताकतवर इंसान की पनाह मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं वापस कैब में बैठा और सोचने लगा, झांग जियो मर चुका है, सड़क के गुंडे साफ हो गए हैं और मुझे कुछ काम के फॉलोअर्स भी मिल गए हैं। पहला दिन एकदम परफेक्ट रहा। अब टाइम था वो खास चीज हासिल करने का। मैंने अपनी जैकेट से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला और एक लाल घेरे वाले पॉइंट पर टैप किया। ये शहर के नीचे बना एक पुराना रेड शेल्टर था, मिलिट्री की लेजेंडरी सप्लाई डिपो। मेरे ट्रक के नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए जो रिएक्टर कोर मुझे चाहिए था वो वही था। हम पश्चिमी उपनगर में पहुंचे। ये जगह बाहर से एक पुरानी खंडर हो चुकी फैक्ट्री लगती थी, लेकिन जंग खाए तारों के पीछे जमीन के अंदर युद्ध के समय का एक डिपो छिपा था। मेरा 880 टन का काला दाना और कंक्रीट के एक विशाल ब्लास्ट डोर के सामने आकर रुका। वो दरवाजा 10 मीटर ऊंचा और आधा मीटर मोटा था। इसे खोलने के लिए एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक की और आइरिस स्कैन की जरूरत थी, लेकिन तबाही के बाद हुए ईएमपी ब्लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक लॉक पूरी तरह जल चुका था। दरवाजा एक डेड एंड बन चुका था। पीछे से आ रहा काफिला भी रुक गया। वो मैकेनिक लड़की जिसका नाम सूसू था अपनी वैन से टूलबॉक्स लेकर बाहर कूदी और भागकर मेरे ट्रक के विशाल टायर के पास आई। उसने ऊपर अंधेरे कॉकपिट की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, बॉस, ये दरवाजा हाइड्रोलिक पर काम करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक लॉक तो जल चुका है, लेकिन मैं बैकअप पावर को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश कर सकती हूँ, या फिर इसका मैनुअल प्रेशर रिलीफ वाल्व ढूंढ सकती हूँ। मेरे ट्रक के शीशे की खिड़की थोड़ी सी नीचे खिसकी और अंदर से मेरी ठंडी आवाज आई, तुम बहुत स्लो हो। अपोकलिप्स की इस दुनिया में टाइम ही जिंदगी है बॉस, और जब आपके पास एब्सोल्यूट मास होना तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके। मैंने सामने उस विशाल कंक्रीट के दरवाजे को घूरा। मेरा रडार बता रहा था कि इसके पीछे 3 किलोमीटर लंबी एक मेन टनल है। मैंने सिस्टम में रैमिंग मोड सेट किया। मेरे माइनिंग ट्रक ने एक भारी दहाड़ मारी और 50 मीटर्स पीछे हुआ, और फिर मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। 880 टन का वजन और 3000 हॉर्स पावर से ज्यादा की ताकत। जब ये पहाड़ उस दरवाजे से टकराया,
तो इसकी पूरी किनेटिक एनर्जी एक ही पॉइंट पर ब्लास्ट हुई। वो ब्लास्ट डोर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो न्यूक्लियर धमाका भी झेल सकता है, सिर्फ एक झटके में कड़कडाते हुए टूट गया पूरा का पूरा। दरवाजा अंदर की तरफ धंसा और एक भयानक आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। और मेरे फोर्ट्रेस का क्या हुआ? मेरे आगे लगे रैम का बस थोड़ा सा पेंट उड़ा था। मैंने वापस गियर डला। मेरा काला दैत्य उस दरवाजे के मलबे को कुचलता हुआ उस अंधेरी अंडरग्राउंड टनल में घुस गया। मेरे पीछे खड़े लोग मुंह फाड़े ये सब देख रहे थे। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ गए। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। मेरे ट्रक के ऊपर लगी 4 विशाल सर्च लाइट्स ने उस अंधेरे को 4 लेजर तलवारों की तरह चीर दिया। यहां की हवा बहुत भारी थी, जिसमें मोटर ऑयल और सीलेंट की बदबू आ रही थी। तभी रडार पर अचानक लाल डॉट्स का एक पूरा झुंड ब्लिंक करने लगा। ये जगह कभी मिलिट्री का रिस्ट्रिक्टेड जोन थी, इसलिए यहां छत पर ढेर सारे ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे और मैकेनिकल स्पार्क के रेडिएशन से ये बेजान मशीनें भी म्यूटेट हो चुकी थी। सुरंग की छत पर उल्टी लटकी हुई कई ऑटोमेटेड सेंट्री गन्स ने अचानक अपनी बंदूकें हमारी तरफ घुमाई। उनके इंफ्रारेड सेंसर्स ने हम घुसपैठियों को लॉक कर लिया था। अगले ही पल गोलियों की भयानक बारिश शुरू हो गई। टाटा टटाट गोलियां मेरे माइनिंग ट्रक के फ्रंट आर्मोर पर बारिश की तरफ बरस रही थी। अगर कोई आम गाड़ी होती तो अब तक छलनी हो चुकी होती, लेकिन मेरे फोर्ट्रेस की मरीन ग्रेड मोटी स्टील प्लेट्स पर ये गोलियां सिर्फ हल्के हल्के सफेद निशान छोड़ पा रही थी। मुझे अंदर बैठे एक खरोच तक का एहसास नहीं हुआ। मैंने अपनी कीमती 30 mm ऑटो कैनन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय मैंने छत पर लगा सेकेंडरी वेपन सिस्टम ऑन किया। ये एक ट्विन बैरल हाई प्रेशर वाटर कैनन थी जो खदानों में पत्थर धोने के काम आती है। मैंने इसे मॉडिफिकेशन शॉप पर लगवाया था, लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसके टैंक में पानी नहीं बल्कि पेट्रोल पंप से चुराया हुआ पुराना गाढ़ा इंजन ऑयल भरा था। मशीन ने चट पर लगी उन सेंचुरी गन्स पर काले ऑयल की 2 मोटी धारें छोड़ दी और ठीक उसके पीछे मैंने एक फ्लेयर फायर कर दिया। आग ने एक ही सेकंड में पूरी छत को अपने लपेटे में ले लिया। वो म्यूटेटेड मशीनें भले ही थोड़ी बहुत जिंदा हो गई थी, लेकिन थी तो फिक्स्ड टारगेट ही न उस भयानक आग में। पूरी सुरंग के अंदर एक के बाद एक धमाके गूंज उठे। सारी गन्स जलकर खाक हो गई। मेरे पीछे आ रहा काफिला उस जलते हुए मलबे के बगल से बचते बचाते निकला। सूसो ने उन महंगी मशीनों के जलते हुए पुर्जों को देखा तो उसका दिल टूट गया। कितना शानदार सामान था वो। सर्वो मोटर्स अभी भी काम आ सकती थी, उसने दुख से कहा। तभी लाउड स्पीकर पर मेरी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें ये जगह साफ करने के लिए 5 मिनट देता हूं। जो काम का लगे उठा लो, आगे रिपेयरिंग के काम आएगा। ये सुनते ही सूसू की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत गाड़ी से कूदी और 2-3 लोगों को साथ लेकर पागलों की तरफ पुर्जे नोचने लगी। यही तो कारण था कि मैंने इन लोगों को अपने साथ रखा था। मुझे एक ऐसी प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स टीम चाहिए थी जो मेरी लूटी हुई हर चीज को कॉम्बैट पावर में बदल सके। जल्द ही उस लंबी सुरंग को पार करने के बाद हम आखिरकार सबसे गहराई में बने में स्टोरेज एरिया में पहुंच गए। ये जगह किसी फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी। वहां लाइन से विशाल रैक लगे हुए थे, जिन पर डार्क ग्रीन रंग के मिलिट्री क्रेट्स रखे थे। बंदूकें, गोलियां, मिलिट्री का राशन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अपोक्लिप्स के दुनिया में ये जगह किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं थी। सारे सर्वाइवर्स खुशी से पागल हो गए, यहां तक कि वो डॉक्टर जो हमेशा शांत रहता था, वो भी मेडिकल सप्लाई का एक डब्बा सीने से चिपकाए कांप रहा था। लेकिन मुझे इन सब कबाड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी नजरें स्टोरेज के बिल्कुल बीचों बीच टिकी थी। वहां मोटे लेड की चादरों से पैक एक अलग ही चैम्बर बना था, जिस पर रेडिएशन का लाल खतरे वाला निशान लगा था। उस चैम्बर के अंदर बेस का बैकअप पावर सोर्स रखा था। माइक्रो फिशन बैटरीज का एक कोर सेट। ये वो ब्लैक टेक्नोलॉजी थी जिसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर न्यूक्लियर वार भी हो जाए तो भी ये बेस 50 साल तक चलता रहे। और यही चीज मेरे फोर्ट्रेस टायरन के इवोल्यूशन की असली चाबी थी। जैसे ही उस चैम्बर का भारी वॉल्व घुमा, दशकों से बंद वो दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरार से
एक भूतिया नीली रोशनी बाहर आई। चेंबर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट शीशे का कंटेनर रखा था, जिसके अंदर हल्की नीली रोशनी छोड़ती हुई 3 मेटल की रॉड्स हवा में तैर रही थी। ये माइक्रो फिशन फ्यूल रॉड्स थी। मैंने हेवी प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था, फिर भी मुझे उस ऊर्जा की धड़कन अपने शरीर में महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है, अपोकालिप्स में एनर्जी के 3 लेवल होते हैं। लेवल एन, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल जो बहुत आवाज करता है, कमजोर है और खत्म हो जाता है। लेवल 2, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, लिथियम बैटरी और हाइड्रोजन, ये शांत है पर इसकी रेंज कम होती है। लेवल 3, न्यूक्लियर और हायर डायमेंशनल एनर्जी, इससे आप एनर्जी शील्ड और लेजर वेपन चला सकते हैं। मेरा फोर्ट्रेस अभी भी लेवल 1 पर अटका था और ये 3 रॉड्स मुझे लेवल 3 का भगवान बनाने वाली थी। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं वापस ट्रक में बैठा, उसकी रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया और बहुत ही सावधानी से उन तीनों फ्यूल रॉड्स को उठा लिया। ट्रक के आगे वाली विशाल इनटेक ग्रिल धीरे धीरे खुली और अंदर का वो गहरा स्लॉट दिखा। जैसे ही मैकेनिकल आर्म ने उन रोड्स को ट्रक के अंदर डाला, ऐसा लगा जैसे पूरे अंडरग्राउंड की हवा 1 सेकंड के लिए जम गई हो। और फिर मेरे माइनिंग ट्रक के अंदर से एक खौफनाक सक्शन फोर्स निकली। डैशबोर्ड के सारे मीटर्स एक झटके में फुल हो गए। कॉकपिट की वो पुरानी पीली रोशनी एक अंधी कर देने वाली भूत या नीली रोशनी में बदल गई। सिस्टम की वार्निंग गुंजी, खतरा हाई, एनर्जी रिएक्टर में एनर्जी लिमिट से बाहर जा रही है। फोर्स्ड एसिमिलेशन, जबरदस्ती अपग्रेड चालू है। मेरा पूरा 880 टन का ट्रक पागलों की तरह कांपने लगा। इंजन की आवाज बदल गई। डीजल इंजन की उस भारी धरधर की जगह अब उसमें से किसी टर्बो जेट इंजन, फाइटर जेट जैसी चीख निकलने लगी। कॉकपिट के अंदर मैं भी दर्द से चीख पड़ा। इस मेघ का होस्ट होने के नाते मुझे भी उस भयानक एनर्जी का झटका झेलना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रगों में खून की जगह खौलता हुआ लावा बह रहा हो और मेरी आंखों से नीली रोशनी फूट रही हो। कुछ सेकंड बाद सब शांत हुआ। असिमिलेशन कंप्लीट, एनर्जी सिस्टम अपग्रेडेड, हाइब्रिड माइक्रो न्यूक्लियर फिशन ड्राइव अनलॉक हो गया। नई स्किल डिफ्लेक्शन फील्ड शील्ड, एनर्जी कवच अनलॉक। नई स्किल ओवर लोड रैम अनलॉक। उस पल बाहर से देखने में मेरा माइनिंग ट्रक वैसा ही लग रहा था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पर एक हल्की सी नीली चमक दौड़ रही थी। मेरा इवोल्यूशन अभी पूरा ही हुआ था कि बाहर हॉल से खौफनाक चीखें आने लगी। बॉस बचाए, हेल्प! ये उस डॉक्टर की आवाज थी। मैंने आंखें खोली और बाहर कैमरे में देखा। वो हॉल अब नर्क बन चुका था। जिस सुरंग से हम आए थे उसका रास्ता बंद हो चुका था। वेंटिलेशन डॉक्स और दीवारों की दरारों से अनगिनत मैकेनिकल चूहे बाहर बहने लगे थे। हर चूहा एक बिल्ली जितना बड़ा था और वो सुनामी की तरह रहे थे। और उस चूहों की सुनामी के बीचों बीच एक विशाल राक्षस खड़ा था। वो एक म्यूटेटेड गार्बेज ट्रक था। उसका पीछे वाला हिस्सा एक भयानक ब्रीडिंग नेस्ट बन चुका था, जिसमें से लगातार नए मैकेनिकल चूहे पैदा होकर गिर रहे थे। उस ट्रक के आगे वाले हिस्से पर अनगिनत मक्खियों जैसी आंखें लगी थी और वो जहरीली हरी गैस छोड़ रहा था। सूसू, डॉक्टर और बाकी लोग एक कोने में फंस चुके थे। जो बंदूकें उन्होंने अभी अभी उठाई थी, वो उन हजारों चूहों को रोकने के लिए काफी नहीं थी। कुछ चूहे उछलकर सूसू के ऊपर चढ़ गए थे। उनके ब्लेड जैसे दांत सूसू का गला रेतने ही वाले थे कि तुम्हें मरने की बड़ी जल्दी है। मेरी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। बढ़िया है, तुम पर ही अपनी नई पावर टेस्ट करूंगा। फोर्ट्रेस एक्टिवेट डिफ्लेक्शन फील्ड। एक झटके में माइनिंग ट्रक के चारों तरफ से एक सेमी ट्रांसपेरेंट नीली एनर्जी की वेव ब्लास्ट हुई। जैसे ही वो नीली रोशनी की लहर चूहों से टकराई, वो चूहे ऐसे फ्राई हुए जैसे इलेक्ट्रिक रैकेट में मच्छर। उनके अंदर के सर्किट बोर्ड उसी सेकंड चल गए। उनकी बॉडी से नीला धुआं उठा और वो कड़ाते हुए जमीन पर गिरकर कबाड़ बन गए।